आज के इस एपिसोड में हम लोग इम्पेरेटिव, कोऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के चेंजेस को समझेंगे कि कैसे अगर हमें ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो किस तरह से हमें उसको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। इम्पेरेटिव को जब भी हम शुरू करते हैं तो उसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लें। 4 कैटेगरी में वो डिवाइड कर लें। सपोज़ कि पहला कैटेगरी क्या होना चाहिए, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई इंसिस्टिंग, निवेदन जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वो कैटेगरी कहलाएगी रिक्वेस्टिंग की, यानी रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस पहला हो जाएगा। दूसरा, जिसमें आप किसी को ऑर्डर दें, सपोज़ कि आप किसी को जाने का ऑर्डर दें, कुछ काम मना करने का ऑर्डर दें, कुछ काम करने का ऑर्डर दें, दोनों चीज़ें। सपोज़ कि आपने किसी से कहा कि सच बोलो, इस तरह से अगर आपने कोई सेंटेंस बोला कि सच बोलो, तो ये ऑर्डर हो गया पॉजिटिव में। और इसी तरह से हो सकता है सच मत बोलो, ऑर्डर हो सकता है, तो ये नेगेटिव में हो सकता है इस तरह से। तो हमें दूसरा कैटेगरी कर लेना है ऑर्डर में। पहला रिक्वेस्ट, दूसरा ऑर्डर में। देन तीसरा हमें डिवाइड करना है सजेशन। सजेशन या एडवाइस एक ही बात होती है दोनों, या तो आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या फिर कोई एडवाइस दे रहे हैं, एक ही बात है। तो सजेशन या एडवाइस में हम थर्ड कैटेगरी में उसे डिवाइड कर लेंगे। एंड फोर्थ जो हम डिवाइड करेंगे वो होगा प्रपोजल। कोई भी ऑफ़र देना, प्रपोजल, जैसे चाय पीजिए, या फिर क्या आप चाय लेंगे, इस तरह का प्रपोजल। आओ खेलने चलें, या आओ ये काम करते हैं, या मुझे बोलने दो, मुझे काम करने दो, इस तरह के ऑफ़र या प्रपोजल। तो हम इन 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, और 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करने के बाद में इसे हम यहाँ समझेंगे। इम्पेरेटिव के और भी सेक्शन होते हैं, लेकिन अभी आप ये बेसिकली 4 चीज़ें माइंड में रखें कि यही 4 चीज़ों को हमें समझना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। जैसे अब सेंटेंस कभी आपको इस तरह से दिया है, तो जो भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमेशा ध्यान रखना है वो किसी न किसी वर्ब से शुरू होंगे। वर्ब मीन्स किसी न किसी क्रिया से, अगर हिंदी में हम इसे कहें तो क्रिया, यानी किसी वर्ब से शुरू होंगे, और वर्ब से शुरू होने के बाद में जस्ट उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट पुट किया जाएगा, या फिर जो उसका वर्क है वो पुट किया जाएगा। अब जैसे यहाँ सेंटेंस है दरवाज़ा बंद करो, तो हम दरवाजे की अंग्रेज़ी पहले नहीं लिखेंगे, द डोर, इस तरह से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस जो है इस तरह से होगा, शट द डोर, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। सपोज़ करिए कि आप यही बात रिक्वेस्ट में बोलना चाहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हुए, तो आप यहाँ पे शुरू में इसके प्लीज़ वर्ड यूज कर दोगे। तो प्लीज़ जब वर्ड यूज़ कर देंगे तो ये हो गया रिक्वेस्ट, यानी हम रिक्वेस्ट करते हुए बोलेंगे प्लीज़ शट द डोर। इस तरह से ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आप जिस सेंस में बोलना चाह रहे हैं उसी सेंस में उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो जब भी आप ऑर्डर देते हैं, जनरली उसको तुरंत के तुरंत पहला वर्ड, यानी उसका स्टार्टिंग का जो वर्ड आएगा वो एक वर्ब होगा, और वर्ब से शुरू करेंगे हम इस तरह से। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो प्लीज़ वर्ड या काइंडली वर्ड यूज़ कर देंगे वहाँ। जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस यहाँ दिया है, कक्षा से बाहर जाओ, तो गेट आउट फ्रॉम द क्लास, इस तरह से हम सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो गेट आउट, इसका मतलब होता है, गेट आउट का मतलब बाहर जाओ, और कहाँ से बाहर जाओ, फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। इस तरह से हम इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ब हमें कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है, मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो मुझे एक गिलास पानी लाओ, लाने की अंग्रेजी होती है, स्टार्टिंग में हम लिख देंगे इसे ब्रिंग। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ मतलब एक, ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी। तो इस तरह से हम इस बात को बोलेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सच बोलो, तो सच बोलो के लिए हम यहाँ पे पहले बोलने की अंग्रेजी लिखेंगे स्पीक, और स्पीक के बाद लिखेंगे ट्रुथ। तो स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पे द आपको फॉलो करना है, हमेशा इस जगह लगता है, इसलिए आपको यहाँ पे इस जगह ये लिखना होगा। तो स्पीक द ट्रुथ, इस तरह से आप इसको बात को बोलेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन देखिए एक प्रैक्टिस का सेक्शन है। आप इसे सोचें अगर कि आप ये 4 सेंटेंस बनाकर पूरा का पूरा ट्रांसलेशन सीख जाएंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इस ट्रांसलेशन को बेहतर समझने के लिए आपको वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिस करनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। वर्ड मीनिंग जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा इंग्लिश में, वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप ट्रांसलेशन कितने अच्छे से कर पाओगे। दूसरी चीज़ें, आप प्रैक्टिस डिपेंड करता है इस पर। आप इस सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो इतने सेंटेंस ये पर्याप्त नहीं होते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें, आप अपने आप सेंटेंस क्रिएट करें और उसको ट्रांसलेट करें, तब जाके वो आपको और आसान लगेगा। ये सब चीज़ें करने के बाद ही, आप प्रैक्टिस की अच्छी करने के बाद ही आप ट्रांसलेशन अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कुछ और। अब मान लीजिए रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, जैसे ये, कृपया
कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो कृपया की अंग्रेज़ी हमेशा हमें स्टार्टिंग में लिखनी है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे प्लीज़, तो प्लीज़ स्टार्टिंग में लिख देंगे। एंड मेरी सहायता कीजिए, हेल्प मी, इतने में सेंटेंस हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि आप प्लीज़ नहीं बोलना चाहते, तो ये वर्ड हटा हुआ है, अगर पहले से नहीं लिखा है तो आप बोलोगे कि मेरी सहायता कीजिए के लिए प्लीज़ हेल्प मी की जगह पे केवल हेल्प मी इतना वर्ड बोलोगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है कृपया अपनी किताब दीजिए। तो यहाँ पे मांगने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम प्लीज़ भी कह सकते हैं और काइंडली भी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हम ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में बिना की कोई काम को कह रहे हैं, मान लीजिए हम डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो हम बोलेंगे गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम लिखेंगे काइंडली गिव मी योर बुक। तो गिव मी, मुझे दो, योर बुक, अपनी किताब। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ मत बैठो। अब तो देखिए ये नेगेटिव बात है, यानी कोई भी काम हम मना कर रहे हैं। तो कोई काम जब हम मना करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट से स्टार्ट करेंगे। कभी भी सेंटेंस को डिड नॉट या डज नॉट से आपको नहीं शुरू करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि डू जो है अंडरस्टूड इसलिए होता है यहाँ पे कि आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और वो है आपके लिए यू, और यू के साथ डू लगाया जाता है, डज नहीं लगाते। मान लीजिए आप ही कहना चाह रहे हो तो ही उसके लिए फिर डायरेक्टली नहीं बोलोगे, उसको किसी के थ्रू बात को कहोगे, ही शुड नॉट या ही डज नॉट, इस तरह से बोलोगे तब बात को। लेकिन डायरेक्टली किसी से आप बात बोल रहे हो तो वो आपके सामने खड़ा, और सामने होने वाला व्यक्ति हमेशा यू होता है, इसलिए आपको वहाँ पे डू यूज़ करना है। डिड पास्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे डिड आपको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस है यहाँ मत बैठो, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट का मतलब होता है ये काम मत करो या ऐसा नहीं करना है। और सिट हेयर एक ऑर्डर है, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। तो मान लीजिए कि आपको मत वाली बातें जो है नहीं कहनी, आपको बोलना यहाँ बैठो, तो आप डू नॉट नहीं लगाओगे, आप बोलोगे सिट हेयर। फिर वही चीज़ रिक्वेस्ट करनी हो तो प्लीज़ लगा दोगे, प्लीज़ सिट हेयर। तो जैसा सेंस है सेंटेंस में, जिस तरह का सेंस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, या फिर कोई भी प्रपोजल, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट ऐसी सेंटेंस देखते हैं कि लिखा है वहाँ मत जाओ। तो यहाँ पर भी डू नॉट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, डू नॉट गो देयर। अब इसी चीज़ को हमें ऑर्डर में कहना है। मान लीजिए कि मत वाला बात नहीं कहना, हमें लिखना है वहाँ जाओ। वहाँ जाओ लिखा हो तो आप लिखोगे वहाँ पे गो देयर। और फिर रिक्वेस्ट की जा रही है तो प्लीज़ गो देयर, इस तरह से बोलोगे। अगर मान लीजिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से अपने लिए, तो लेट मी गो देयर, आप वहाँ पे लेट का यूज़ करके यहाँ पे बात कहोगे। तो अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि सेंटेंस जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन को चेंजेस करते रहना है और रूल्स को समझते रहना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जाने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर एक प्रपोजल भी, रिक्वेस्ट भी है, लेकिन अपने लिए है, यानी मैं कोई आप किसी से निवेदन कर रहा हूँ इस तरह से कि ऐसा मुझे करने दो या इस तरीके की। तो एक प्रपोजल है, ऑफर है कि ऐसा मैं कर लूँ, यानी करने दो मुझे। तो इस तरह से जब ये सेंटेंस होता है तो यहाँ पर हम इसको प्रपोजल बोलते हैं, और प्रपोजल को हम लोग यहाँ पे लेट से शुरू करेंगे। तो लेट का अर्थ यह होता है कि ऐसा काम मुझे करने दीजिए, इस तरह का अर्थ निकलता है। यहाँ पे लेट के बाद हमेशा हम लोग वो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट जो भी पुट करेंगे वो ऑब्जेक्ट इंडिकेट करेगा कि बात को कह कौन रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम लेट मी कहते हैं, तो मतलब ये मैंने अपने लिए बोला है कि लेट मी स्पीक, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे बोलने दो। अगर हम लेट के बाद अस बोल देते तो हम शब्द निकलेगा मुझसे, यानी कि ढेर सारे लोगों को इंडिकेट कर रहा है। लेट के बाद हिम लिख दें तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उसकी बात कर रहे हैं, लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, ऐसे बोलना चाहते हैं हम ये। तो इस तरह का ये सेंस आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको ऑब्जेक्ट लिखना है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है मुझे जाने दीजिए, तो मुझे की अंग्रेजी मी होती है, तो स्टार्टिंग में आप लेट लगा के लिख देंगे लेट मी, और जाने की अंग्रेजी गो। तो इस तरह सेंटेंस हो जाएगा लेट मी गो, ये ट्रांसलेशन कर लेंगे। फिर इसी तरह से लिखा है कि कभी झूठ मत बोलो। तो जब हम ये बात कहेंगे कभी झूठ मत बोलो, तो नेवर टेल अ लाई। नेवर का अर्थ हो गया कभी, यानी कभी जब कोई काम नहीं करने की बात की जाती है तब हम वहाँ पे नेवर का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, इस तरह से सेंटेंस को। यहाँ पर टेल अ लाई आपको इसी तरह से एक फ्रेजल यूज़ करना है कि यह पूरी तरह ऐसे ही यूज़ होगा जैसे है। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और नेवर का मतलब हो गया कभी मत बोलो। तो यहाँ पर इस तरह सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आओ हम लोग स्कूल चलें। तो आओ के लिए भी यहाँ पे हिंदी में अर्थ जब हम निकालेंगे तो एक तरह का प्रपोजल हुआ, यानी ऑफर है। हम बोल रहे हैं किसी से कि आओ हम लोग चलें, स्कूल चलें।
तो जब ये बात हम बोलेंगे तो इसको भी हम लेट से शुरू करेंगे, और हम अंग्रेजी आ रही है यहाँ पे, हिंदी हम लिखा है तो उसको अंग्रेजी हम लिखेंगे अस ऑब्जेक्टिव में, लेट अस। और लेट अस के बाद कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, गो टू स्कूल, स्कूल जाने की। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि आज के इस एपिसोड में चीज़ें आपको क्लियर होंगी, किस तरह से आपको सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये रूल्स हैं, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, और इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें कि किस तरह से सेंटेंसेस को हमें चेंजेस करना है, किस तरह से हमें उसे इम्प्रूव करना है या ट्रांसलेट करना है। एक्सरसाइज भी सामने है आपके, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछें, उसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, इसके जस्ट बाद आपको जो एपिसोड मिलेगा उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।